हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं जो स्टॉक के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये स्टॉक आगे जाके मल्टी बैगर बनेगा या फिर क्या इसमें जो न्यूज़ अभी नई कुछ न्यूज़ आई है उस कंपनी में, तो क्या उससे उसका इतना इफेक्ट पड़ जाएगा कि उसका पूरा जो है ग्राफ को ही बदल के रख देगा। तो इसी चीज़ के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते अपना वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हो कि जी ने सोनी के साथ मर्ज कर लिया है, तो बहुत लोग यही बात पूछ रहे हैं क्या जो मर्ज हुआ है सोनी के साथ जी का, तो क्या इसके बाद जी जो है बिल्कुल एक मल्टी बैगर बन जाएगा या फिर जी जो है जिस स्थिति पर है उसी स्थिति में रहेगा। अधिकतर लोग अभी यही पूछ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जो है जी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग का बात कर रहे हैं तो हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स में देखेंगे। तो जी जो है वो एक सेक्टर लीडर कंपनी है, वो भी इस टीवी चैनल्स वाले सेक्टर में। तो ये जो है एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप जो है 24,560 करोड़ का है। ये एक हाई रिस्क कंपनी है क्योंकि इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो 3.62 इंटू वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू निफ्टी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क है। तो अगर हम इसके ग्राफ को देखें 1 मंथ में, तो इसने 62% का रिटर्न दिया। इसलिए सबके मन में डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या ये कंपनी जो है मल्टी बैगर तो नहीं बनने जा रहा है। अगर हम इसके 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो ये सिर्फ 29% है। अगर हम इसके 5 ईयर का रिटर्न्स देखें तो ये -51.36% है। और अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो ये -16.63% है। और अगर हम SIP में इसको कर रहे होते हैं अभी तक, तो 5 साल में जो है अगर हमने इसमें 6,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो ये अभी 4,924 रुपया होता। तो आप देख सकते हो कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना ज़्यादा खराब है। तो क्या एक छोटा सा मर्ज इसको बिल्कुल अलग तरीके का ब्रांड बना देगा, ये चीज़ तो आप सोच ही सकते हो। अभी तक तो इसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि ये जो है इस तरीके से बढ़ेगा, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ चार्ट्स को देखा है। तो अब हम इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस वगैरह देखेंगे। तो अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो ये FD रेट से ऊपर है, तो ये ठीक है। अगर डिविडेंड रिटर्न्स की बात करें तो ये अच्छी डिविडेंड नहीं देती है। अगर हम इसके एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये एंट्री पॉइंट भी ये सही नहीं बता रही है टिकट, क्योंकि ऐसा है कि इसका प्राइस जो है ओवरबॉट जोन में दिख रहा है। अगर रेड फ्लैग्स की बात करें तो ये कोई भी रेड फ्लैग्स इसमें नहीं है। अगर हम इसकी PE रेशियो की बात करें तो वो 30 की है, जो कि डिसेंट है। अगर PB रेशियो की बात करें तो 2.43 की है, जो कि बहुत कम है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.98% है, जो कि ठीक है। सेक्टर PE इसकी ठीक नहीं, क्योंकि इसके ये जो सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर बहुत वॉलेटाइल रहता है और इसमें जो है कोई प्रॉफिटेबल कंपनी आपको दिखेगा नहीं। सेक्टर PB की बात करें तो 8.76 है, जो कि बहुत कम है। सेक्टर की भी डिविडेंड यील्ड जो है बहुत कम है, 0.68%। ये जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या कहती है। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो रेवेन्यू जो है 2018 में इसका 7,000 करोड़ था, 2019 में इसका 8,000 करोड़ था, 2020 में इसका 8.53,000 करोड़ था, 2021 में इसका 7.84,000 करोड़ था। तो ये जो है ये उतना अच्छे से बता नहीं पा रही, क्योंकि ये भी जो है स्टेबल है ऑलमोस्ट, ज़्यादा ऊपर नीचे इसका है नहीं, क्योंकि 2020 में कोरोना आया था तो उस समय तो उसका बढ़ोतरी होना ही था। और अगर आप देखो तो 2021 में इसकी गिरावट आई है, क्योंकि कोरोना में ऊपर गया था, तो ये नीचे आ सकती है। तो इस चीज़ को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसकी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही है। इसके जो 2018 में प्रॉफिट थे वो 1.48,000 करोड़ थे, 2019 में ये 1.57,000 करोड़ थे, 2020 में ये 0.53,000 करोड़ थे और 2021 में ये थोड़े से बढ़ के 0.80,000 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी है। हम इसको थोड़ा सा और बेहतरी से जानने का कोशिश करेंगे अगले स्लाइड में। तो अगर हम सेल्स की इसकी बात करें तो ये लगातार बढ़े हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो कि 6,686 करोड़ का था 2018 में, मार्च 2019 में ये 7,934 करोड़ हो गया, मार्च 2020 में ये 8,130 करोड़ था और मार्च 2021 में ये 7,730 करोड़ हुआ। तो माइंड यू कि जो कोरोना का टाइम था उस समय इसका प्रॉफिट ज़्यादा होना ही था और कोरोना के बाद इसको कम होना ही था प्रॉफिट। तो इस चीज़ से हम लोग ज़्यादा अच्छे से ये पता नहीं लगा सकते कि ये कंपनी कैसी है, लेकिन हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आप जो है बिल्कुल 100% श्योर हो जाओगे कि इस कंपनी को आपको लेना है या नहीं लेना है। तो मैं इसकी आपको पहले के प्रॉफिट से अभी का प्रॉफिट को कंपेयर करता हूँ। इससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर मार्च 2010 में देखा जाए तो इसके नेट प्रॉफिट 634 करोड़ थे, 2011 में मार्च के 637 करोड़ थे, मार्च 2012 में 589 करोड़ घट के ये हो गए, मार्च 2013 में ये 720 करोड़ के हुए, मार्च 24 में ये जो है 892 करोड़ थे, मार्च 2015 में ये 978 करोड़ थे, मार्च 2016 में ये 823 करोड़ हुए, मार्च 2017 में ये बढ़कर 2021 करोड़ हो गए, मार्च 2018 में ये घटकर
1479 करोड़ हुए। मार्च 2019 में ये 1567 करोड़ थे। मार्च 2020 में ये 526 करोड़ घटकर हो गई और मार्च 2021 में ये थोड़ी सी बढ़कर 800 करोड़ हो गई। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। सिर्फ एक मर्ज के बेसिस में आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है कंपनी जो है ये स्टेबल हो जाएगी। लेकिन एक और इसका सबसे बड़ा कारण है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप वो देखेंगे तो आप उससे भी ज़्यादा श्योर हो जाएंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप अगर थोड़े से न्यूज़ में देखे होंगे तो न्यूज़ में सीधा सा बात एक ही चीज़ लिखा हुआ है कि 47% जो स्टेक रहेगा वो जी का रहेगा और 52% जो स्टेक रहेगा वो सोनी का रहेगा। तो इस 47-52 में लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जी के पास सिर्फ इसके 4% का ही स्टेक है तो आप इसको किस तरीके से लोगे। आप सोचो कि 4% स्टेक में भी जी जो है अपना आधा स्टेक बेच दिया है और उसके बाद उससे भी ज़्यादा स्टेक वो सोनी को दे रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो कंपनी को संभाल नहीं पा रहा है और किसी ना किसी दिन ये जो कंपनी है बड़ी ज़ोर से गिरेगी। ये सीधा सा चीज़ इसमें दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ आप देख सकते हो कि एफआईआईज़ की इसमें स्टेक बहुत ज़्यादा है, लेकिन एफआईआईज़ की स्टेक भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो वो घटते ही चली गई है। अगर आप सितंबर 2020 से जून 2021 का कंपेयर करो तो एफआईआईज़ की स्टेक करीब करीब 11% के आसपास जो है घट गई है। अगर आप डीआईएस की कंपेयर करो तो डीआईएस में ठीक है बढ़ी है और पब्लिक भी आप देखोगे तो पब्लिक बढ़ी है, घटी नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिसमें प्रमोटर की परसेंटेज कम रहे और एफआईआईएस की परसेंटेज घट रही हो और पब्लिक परसेंटेज बढ़ रही हो, उस कंपनी से आप जितना दूरी बनाए इन्वेस्टमेंट में उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताता हूँ। डिविडेंड पे आउट इसका ठीक है, लेकिन जो भी है इसके डिविडेंड पे आउट थोड़ी कम है बाकी सब अच्छी कंपनी से अगर कंपेयर किया जाए तो, लेकिन फिर भी ये हेल्दी डिविडेंड दे रही है। अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला कॉन ये है कि सेल्स ग्रोथ जो है बहुत कम रही है पिछले 5 साल में, तो उससे ये चीज़ जो है इसको हम थोड़े से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 3.98% है। तो एक चीज़ आप सोचिए, अगर बिजनेस के मालिक को ही ऐसा लगता है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो इस कंपनी को आप किस तरीके से बाई कर सकते हो। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग जो है वो लास्ट 3 ईयर्स में देखेंगे तो 37.64% की गिरावट हुई है। मतलब प्रमोटर जो है वो अपने स्टेक्स को बेचते जा रहा है, तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी पे। अगर आप इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसके लास्ट 3 ईयर्स में बहुत कम है, जो कि 10.13% है, जो कि मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। तो अगर आप इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करो तो ये 3 ईयर्स में 5%, 5 ईयर में 6% और 10 ईयर में 10% ही रही है, जो कि बहुत ही खराब है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो तो वो भी खराब ही है। लास्ट 3 ईयर्स में -17%, लास्ट 5 ईयर्स में -1% और 10 ईयर्स में 2%, जो कि बहुत खराब है। हाँ, ये एक साल का जो इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 3632% है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि सिर्फ एक न्यूज़ के बेसिस में इसका कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये ऐसे कंपनी से तो वैसे भी आपको दूर रहना चाहिए जो न्यूज़ की वजह से ऊपर या नीचे होते हैं। अगर आप स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो एक साल में इसका 30% है, 3 ईयर्स में इसका -17, 5 ईयर्स में इसका -13 और 10 ईयर्स में 8%, जो कि आप जो है उससे अच्छा FD में ही पैसा डालोगे तो उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो लास्ट ईयर इसका 8% रहा है, 3 ईयर्स में इसका 10%, 5 ईयर में इसका 16% और 10 ईयर में इसका 17% ही रहा है, जो कि फिर भी बहुत कम है। जितना अगर आप अच्छे कंपनी, इवन अगर आप एशियन पेंट्स को भी देखो तो भी उसका 10 ईयर में CAGR रिटर्न जो है वो 28% का है। अगर आप इस कंपनी के डेप्थ की बात करें तो ये 505 करोड़ की डेप्थ है। अगर आप इसके रिजर्व्स की बात करें तो 9,998 करोड़ की इसके रिजर्व्स है, जो कि ठीक है क्योंकि डेप्थ फ्री कंपनी है ये, तो ये चीज़ इसकी ठीक है, ये चीज़ इसकी सही है। तो अगर आप एक तरीके से मेरी जो एडवाइस यही रहेगी जी के स्टॉक के लिए, अगर कोई जी पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको अपने से एक बार थोरोली एनालाइज करो तो ही इसको जो है लेने की सोचो, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ठीक स्टॉक मुझे लगता नहीं है। तो ये जो है ये मेरा थिंकिंग है, और अगर जो है आपको जो है इसको लेना है फिर भी तो आप जो है इसको एनालिसिस कर लो खुद से, और अगर आपको नहीं भी लेना तो भी आप जो है इसको एनालिसिस कर लो, क्योंकि एनालिसिस करने से आपको और ज़्यादा कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है नया नया मिलता रहेगा। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, चाहे वो ज़ेरोधा का हो, चाहे वो ग्रो का हो या फिर एंजल को, आप किसी में भी अपना अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हो। तो ये जो वीडियोस है ये वीडियोस जो है बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, और जो मैं ये जो स्टॉक्स के बारे में आपको बताता हूँ ये कोई स्टॉक टिप नहीं है या फिर मैं आपको कोई भी स्टॉक लेने के लिए कह नहीं रहा हूँ। ये जो है ये बिल्कुल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आ जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।